हाँ जी। तो आगे चलते हैं अपन कोर्स में। नेक्स्ट चैप्टर जो अपन को स्टडी करना है वो स्टडी करना है चैप्टर 15 टेक्निकल एनालिसिस। रिसेंटली 2025 में दिसंबर 2025 में एनआईएसएम की तरफ से अपडेट आया कि टेक्निकल एनालिसिस को भी जो है रिसर्च एनालिस्ट प्रोग्राम में पढ़ाया जाए। तो ये वाला चैप्टर जो है इंक्लूड करा गया है न्यू वर्कबुक में। अब मेरे हिसाब से तो क्या है कि एनआईएसएम को ये डिसीजन बहुत पहले ही ले लेना चाहिए था। क्यों? क्योंकि समझो आपकी टेक्निकल एनालिसिस जो है इतना ज्यादा कॉमन है ग्लोबली, राइट? हर एक रिटेलर 90-95% जो है टेक्निकल एनालिसिस को यूज करता है स्टॉक्स पिकअप करने में, ठीक है, इंडेक्स वगैरह में कुछ ट्रेड लेने में, क्रिप्टो में कोई ट्रेड लेने में, राइट, कमोडिटीज सेगमेंट में, अगर करेंसी सेगमेंट में कहीं पे भी उसको जो भी ट्रेड लेना है एक रिटेल पब्लिक को, तो वो टेक्निकल एनालिसिस को यूज करता है, राइट? तो मेरे हिसाब से तो बहुत पहले ही जो है एनआईएसएम को इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए था। और आप समझो कि टेक्निकल एनालिसिस जो है बहुत ज्यादा कॉमन है। मतलब कि आप समझो कहीं पे भी आप देख लो, इंस्टाग्राम पे देख लो, यूट्यूब पे देख लो, और उसके अलावा आप आपका बिजनेस न्यूज चैनल्स देख लो आप, ठीक है, सीएनबीसी, जी बिजनेस, हर एक रिसर्च एनालिस्ट आके जो भी स्टॉक के ऊपर इंडिकेशन देता है वो मेजरली जो है टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे ही देता है। अच्छा, इतना ज्यादा कॉमन है तो कॉमन भी क्यों है टेक्निकल एनालिसिस का, भी सोचा आपने? क्योंकि समझो काफी ज्यादा सिंपल है एज कम्पेयर टू फंडामेंटल एनालिसिस। अब फंडामेंटल एनालिसिस में तो आपको क्या कुछ नहीं करना पड़ता, ठीक है? अगर आप किसी स्टॉक का एक इंडिविजुअल स्टॉक का अगर आप सपोज फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हो तो आपको क्या क्या स्टडी करना पड़ेगा? फिर तो आपको ग्लोबल इकोनॉमी स्टडी करनी पड़ेगी, राइट? फिर उसके बाद आपको कंट्री का जीडीपी देखना पड़ेगा, कंट्री का जीएनपी देखना पड़ेगा, कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ वगैरह देखनी पड़ेगी आप, ठीक है? उसके बाद आपको सेक्टर के बारे में देखना पड़ेगा, इंडस्ट्री के बारे में देखना पड़ेगा, राइट? उसके बाद आपको कंपनी की बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, रेशियोज, बिजनेस मॉडल सब स्टडी करना पड़ेगा। उसके बाद जो है कंपनी के डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल करोगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स को, कैश फ्लो, फ्री कैश फ्लोज वगैरह को पुल करोगे। उसके बाद आप जो है किसी कंपनी के इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर पहुंचोगे, फिर डिसाइड करोगे कि वो स्टॉक जो है अंडर वैल्यूड है कि ओवर वैल्यूड है, राइट? ऐसे ही करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। अब हर एक के बस की बात तो है नहीं फंडामेंटल एनालिसिस करना। अगर किसी ने अच्छे से रिसर्च एनालिस्ट प्रोग्राम करा हुआ है तो ही जाके वो फंडामेंटल एनालिसिस कर पाएगा। या कोई अगर टॉप एमबीए कॉलेज से हो, ठीक है, आईआईएम एंड ऑल, या किसी ने सीए सीएफए टाइप करा हो कोर्स, तो जाके वो फंडामेंटल एनालिसिस कर पाए, राइट? इतना कुछ करना पड़ता है फंडामेंटल एनालिसिस में। ऑन द अदर हैंड टेक्निकल एनालिसिस क्या है? सिर्फ और सिर्फ प्राइस एंड वॉल्यूम पे बेस्ड है। आपका हर एक चार्ट पैटर्न, हर एक मोमेंटम इंडिकेटर जो है प्राइस एंड वॉल्यूम पे ही बेस्ड है। कुछ एक उसमें स्टैटिस्टिकली कुछ फ्लक्चुएशंस करे जाते हैं तो अलग अलग टाइप के मोमेंटम इंडिकेटर का जो है बन जाता है, जो आपको बताते हैं कि कोई स्टॉक जो है अप ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में, कि साइड में मूवमेंट में, राइट? लेकिन मेजरली जो है प्राइस एंड वॉल्यूम के ऊपर ही पूरी टेक्निकल एनालिसिस बेस्ड है, ठीक है? तो ये है। अब इस वजह से टेक्निकल एनालिसिस काफी ज्यादा कॉमन है। अब ज्यादा कॉमन हो जाता है तो क्या होता है, मतलब कि फिर ह्यूमन बिहेवियर उसी वे में रिस्पॉन्स करता है। अगर लोगों को दिख रहा है कि 20 डे मूविंग एवरेज जो है या 50 डे या 100 डे मूविंग एवरेज जो है गोल्डन क्रॉस डेड क्रॉस अगर बन रहा है, तो ये पूरी जनता को ही पता है कि गोल्डन क्रॉस बना है, तो वो क्या है कि स्टॉक जो है अप ट्रेंड में जाने वाले हैं, राइट? तो सब लोग उसको खरीदना चालू कर रहे हैं। अब सब लोग खरीदना चालू कर रहे हैं, राइट, तो प्राइस तो ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगा ही जाएगा, राइट? तो इसलिए भी टेक्निकल एनालिसिस स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है रिसर्च एनालिस्ट के लिए। ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी हो जाता है उससे, ठीक है? ह्यूमन किस तरीके से सोच रहे हैं, ठीक है, जनरल पब्लिक जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स किस तरीके से सोच रहे हैं मार्केट को लेके, प्राइसेस को लेके, वो अपन को टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू पता लग जाता है, और वो रिसर्च एनालिस्ट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है? तो ये है, इसलिए स्टडी करना है अपन को टेक्निकल एनालिसिस। 15 मार्क्स का आएगा ये वाला चैप्टर। और 15 मार्क्स के हिसाब से अगेन जो कंटेंट है काफी डीप में दिया हुआ है, और अच्छी बात भी है, ठीक है, आना चाहिए वो सब कंटेंट, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। बस एक ड्रॉबैक क्या जा रहा है ये वाले चैप्टर के साथ में कि क्वेश्चंस अवेलेबल नहीं है इतने, क्योंकि क्या हो रहा है कि अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस करा था एनआईएसएम ने, तो इतने ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस अवेलेबल है नहीं ये वाले चैप्टर के ऊपर। मैं क्या करूंगा, मेरे एंड से 25-30 क्वेश्चन इस चैप्टर के ऊपर प्रिपेयर कर दूंगा और आपके लिए अवेलेबल करवा दूंगा वो, राइट? ताकि क्या होगा कि ये वाले चैप्टर पे भी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। केस स्टडी वाले चैप्टर पे जो है मोस्ट प्रोबेबली आ सकती है, तो केस स्टडी जो है अपन को करके जाना पड़ेगा।
ठीक है, तो ये है टेक्निकल एनालिसिस। ओवरव्यू ले लेते हैं चैप्टर का। अंडरस्टैंड द कोर प्रिंसिपल एंड assumptions बिहाइंड टेक्निकल एनालिसिस। क्या कोर फिलोसफी है, assumptions है टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। सबसे पहला assumption टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर पता है आपको क्या है? एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। यानी कि टेक्निकल एनालिसिस क्या बोलता है कि जो भी भाव चल रहा है बाजार में, ठीक है, अगर रिलायंस का भाव जो है बाजार में 1550 चल रहा है, तो वो 1550 जो भाव चल रहा है उसने हर एक चीज को ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट कर लिया है। 1550 के भाव ने बिजनेस मॉडल को भी इनकॉर्पोरेट कर लिया है कि बिजनेस मॉडल क्या है रिलायंस का। रिलायंस की जो काफी सारी सब्सिडरी कंपनीज है, ठीक है, जियो, जियो फाइनेंस तो अलग सब्सिडरी बन गई। खैर, उसके अलावा आपका रिटेल वाला सेगमेंट, ठीक है, सबसे बड़ा पेट्रोलियम सेगमेंट, पेट्रोल रिफाइनरीज मतलब क्रूड ऑयल रिफाइनरीज। हर एक सेक्टर को, हर एक उसका जो सेगमेंट है, हर एक चीज को डिस्काउंट कर लिया है। उसकी जो भी अर्निंग्स आने वाली है सब चीज को डिस्काउंट करते हुए प्राइस दिखाया है 1550। टेक्निकल एनालिसिस क्या बोलता है कि जो 1550 जो प्राइस दिखाया है ये एकदम सही प्राइस है रिलायंस के लिए। ये ट्रू प्राइस है, इसने हर एक चीज को डिस्काउंट करा हुआ है। इसके अलावा टेक्निकल एनालिसिस क्या बोलता है? टेक्निकल एनालिसिस बोलता है कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। यानी कि जो भी चार्ट पैटर्न्स वगैरह बने हुए हैं, राइट, रिलायंस के ऊपर पहले, वो आगे जाके फ्यूचर में रिपीट होंगे ही होंगे। ऐसा, यही बोलता है टेक्निकल एनालिसिस। इसके अलावा क्या बोलता है टेक्निकल एनालिसिस की प्राइस में मोमेंटम फॉलो करता है। यानी कि अगर एक बार अप ट्रेंड में आ गया तो अप ट्रेंड में ही चलता जाएगा, एक बार अगर डाउन ट्रेंड में आ गया डाउन ट्रेंड में ही चलता जाएगा। इसके अलावा और क्या बोलता है टेक्निकल एनालिसिस? बोलता है कि अगर कोई भी ट्रेंड चल रहा है, जैसे सपोज सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ड्रॉ करना सीखेंगे अपन। सपोर्ट रेजिस्टेंस मतलब तो पता ही होगा। जैसे सपोज ये स्टॉक अगर ऐसे यूं यूं चल रहा है और यहाँ से सपोज वापस आ रहा है, तो ये क्या हो गया? रेजिस्टेंस हो गया। और ये अगर नीचे नीचे जा रहा है और यहाँ से पलट रहा है तो क्या हो गया? सपोर्ट हो गया। अगर रिलायंस जो है यहाँ पे आके और एकदम यहाँ से यूं हो रहा है, एकदम बढ़ रहा है और हैवी वॉल्यूम के साथ में बढ़ रहा है, यानी कि बहुत सारे लोग उसको खरीद रहे हैं और फिर रिलायंस बढ़ रहा है, मतलब कि यार एक मोमेंटम, बुलिश मोमेंटम तो क्रिएट हुआ है, राइट। कंफर्मेशन के साथ एक वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम बना है तो कंफर्मेशन के साथ एक अप ट्रेंड चालू हुआ है। यानी कि अगर कोई भी ट्रेंड चल रहा है मार्केट में और वॉल्यूम उस ट्रेंड को कंफर्म कर रहा है, तो हाई चांसेस है कि वो ट्रेंड सही है और आगे कंटिन्यू होगा। ये भी अपन चार्ट पे एक मिनट देखेंगे। अभी तो मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको, चैप्टर का क्या ओवरव्यू है, ठीक है। तो ये सब देखेंगे अपन कोर फिलोसॉफी एंड assumptions बिहाइंड टेक्निकल एनालिसिस में। अब डिफरेंस बिटवीन टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस समझेंगे। बहुत सारे डिफरेंस होते हैं, अभी बताया था मैंने फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, ये सब डिफरेंसेस हैं, ठीक है। फंडामेंटल एनालिसिस में आप जीडीपी स्टडी करोगे, ठीक है, कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर स्टडी करोगे। टेक्निकल एनालिसिस में आप प्राइस एंड आपका उसको देखोगे, वॉल्यूम्स को देखोगे। फिर अपन देखेंगे आइडेंटिफाई एंड इंटरप्रेट कॉमन चार्ट टाइप्स, लाइन चार्ट, बार चार्ट, कैंडलस्टिक, पॉइंट एंड फिगर चार्ट। ये सारे चार्ट तो है, लाइन चार्ट, बार चार्ट, कैंडलस्टिक्स अपन प्रीवियसली स्टडी कर चुके हैं। अपन यहाँ पे जो सीखेंगे पॉइंट एंड फिगर चार्ट के बारे में सीखेंगे, रैनको चार्ट के बारे में सीखेंगे और इसके अलावा हेल्किन राशि चार्ट के बारे में सीखेंगे। ये तीन चार्ट पैटर्न आप देखोगे ना, लिटरली बोल रहा हूँ मजा ही आ जाएगा। बहुत सिंपल है और इजीली सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं अपन इसमें। मजा आएगा ये वाले चार्ट पैटर्न्स में। ये वाले चार्ट पैटर्न शायद ही आपने देखे होंगे। लेकिन इस चार्ट पैटर्न्स में क्या होता है कि जो भी नॉइस रहती है ना कैंडलस्टिक चार्ट में, ठीक है, कभी गैप अप हो रहा है, कभी गैप डाउन हो रहा है, कभी हैमर बन रहा है, कभी मॉर्निंग स्टार बन रहा है, कभी कुछ बन रहा है, कभी कुछ बन रहा है, एक प्रॉपर मोमेंटम नहीं मिल पाता अपन, राइट। कभी मोमेंटम चेंज हो सकता है। ये वाले चार्ट पैटर्न्स में क्या होता है कि मोमेंटम आप क्लियरली फाइंड आउट कर सकते हो स्टॉक का कि अप ट्रेंड में कि डाउन ट्रेंड में, बहुत इजीली दिख जाता है चार्ट्स। ये सीखेंगे अपन। फिर अपन देखेंगे कॉम्प्रीहेंड द सिक्स टेनेट्स ऑफ डाउ थ्योरी एंड द रेलेवेंस टुडे। डाउ थ्योरी के बारे में समझेंगे। डाउ थ्योरी आपको बेसिकली फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में बताता है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अगर मार्केट में इन्वॉल्व हो तो हो सकता है सुना हो फिबोनाची रिट्रेसमेंट।
वो चीज समझेंगे अपन फिबोनाची रिट्रेस में, उसमें मजा आएगा। एनालाइज प्राइमरी ट्रेंड, सेकेंडरी रिएक्शन, माइनर मूवमेंट्स। ठीक है, प्राइमरी ट्रेंड, सेकेंडरी रिएक्शन, माइनर मूवमेंट्स, ये सब क्या होते हैं? सपोज इंडियन ये स्टॉक मार्केट है, जो एक है, सब आप मानो ना मानो, मतलब कि एक अप ट्रेंड में है। अगर 10 15 20 साल का देखा जाए तो एक अप ट्रेंड में है, राइट। निफ्टी ऑन एन एवरेज जो है, अगर आपने 10 12 साल से होल्ड करा है निफ्टी निफ्टी को, लगभग 12 से 15% का जो है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट दिया है, सीएजीआर दिया है। तो एक प्राइमरी ट्रेंड क्या है निफ्टी का? अप ट्रेंड है। लेकिन इसके बीच में जो काफी सारे डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड आते रहते हैं। ठीक है, 5 6 महीने के लिए कभी नीचे आ जाएगा, 7 8 महीने के लिए कभी फिर ऊपर चले जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। तो ये सब सेकेंडरी रिएक्शंस। ठीक है, लेकिन प्राइमरी क्या है? अप ट्रेंड। ये सब समझे क्या अपन इसमें? आपका प्राइमरी ट्रेंड्स में, सेकेंडरी रिएक्शन में, माइनर मूवमेंट्स में। फिर रिकॉग्नाइज की रिवर्सल पैटर्न्स। की रिवर्सल पैटर्न समझेंगे, यानी कि सपोज अगर कोई स्टॉक है डाउन ट्रेंड में आ रहा है, अच्छा मेरे को बताओ तो ये रेड वाली कैंडलस्टिक कब बनती है और ग्रीन वाली कैंडलस्टिक कब बनती है? ये रेड वाली कैंडलस्टिक है ना। चलो मैं चार्ट पैटर्न में ड्रॉ कर रहा हूँ, फिर समझा। ये एक चार्ट पैटर्न बन रहा है। फिर उसके बाद एक कैंडलस्टिक ऐसी बनी। जिसने कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ोगे वो कोई एक गैस करो कि कौन सी कैंडलस्टिक है ये। फिर उसके बाद क्या, वो अप ट्रेंड चालू हो गया। ये वाली कैंडलस्टिक को क्या बोलते हैं ये बताना है आपको, और इसका बताना है ओपन हाई लो क्लोज। चलो हाई तो यही होता है, लो तो यही होता है, लेकिन ग्रीन कैंडल कब बनेगी? जब ओपन यहाँ पे होगा और क्लोज यहाँ पे होगा, राइट। ओपन नीचे होगा, क्लोज यहाँ पे होगा, ऊपर होगा, यानी कि ओपन सपोज 100 पे होगा, क्लोज 105 पे होगा, तो जाके तो एक ग्रीन कैंडल बनेगी। ऑन द अदर हैंड राइट कैंडल कब बनेगी? हाई लो तो सेम ही है, लेकिन ओपन यहाँ पे हुआ और क्लोज यहाँ पे हुआ। ठीक है, यानी कि ओपन सपोज 100 पे हुआ और क्लोज 95 पे हुआ, तो रेड कैंडल बनेगी। ठीक है, अब ये वाले एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, ये वाले इसमें देखो, एक ये डाउन ट्रेंड चल रहा, इसके बाद क्या हुआ, एक ऐसी कैंडलस्टिक क्रिएट हुई जिसका क्या है कि ओपन और क्लोज आसपास ही है, और जो लो गया है वो काफी नीचे तक गया है, राइट। बॉडी बहुत छोटी है, इसको बोलते हैं अपन हैमर पैटर्न, राइट। इसके बाद क्या हुआ, ये देखो ये नीचे नीचे जा रहा था स्टॉक, उसके बाद एक हैमर पैटर्न बना, उसके बाद जो स्टॉक एक अप ट्रेंड में आ गया, इसलिए अपन बोलेंगे रिवर्सल पैटर्न। ठीक है, इसके इसमें क्या हुआ कि डाउन ट्रेंड चल रहा था, फिर रिवर्स हो गया वाले पैटर्न के बाद, और एक अप ट्रेंड चालू हो गया। वैसे रिवर्सल पैटर्न अपन स्टडी करेंगे। एक हैमर है, ठीक है, एक आपका मॉर्निंग स्टार वगैरह है, ठीक है, इसके अलावा आपका बुलिश एनगल्फिंग, बेरिश एनगल्फिंग है, हैंगिंग मैन, तो ऐसे कुछ रिवर्सल पैटर्न है, वो अपन स्टडी करेंगे काफी अच्छे से डिटेल में। और और क्या देखना है अपन को यहाँ पे, आइडेंटिफाई कंटिन्यूअस पैटर्न्स। ठीक है, कंटिन्यूअस पैटर्न्स भी होते हैं जो आपको बताते हैं कि एक अगर पैटर्न बना है, ठीक है, अगर सपोज स्टॉक जो है अप ट्रेंड में चल रहा है, तो ये वाला अगर पैटर्न बना है, फ्लैग पैटर्न टाइप ऐसा कुछ बना है, तो मोस्ट प्रोबेबली जो है ये पैटर्न जो है कंटिन्यू होगा, यानी कि अप ट्रेंड ही रहेगा। जैसे कुछ कंटिन्यूअस पैटर्न में भी होते हैं जो आपको बताते हैं कि स्टॉक का जो मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। उसमें अपन देखेंगे ट्राइंगल्स, फ्लैग्स, पेनेट्स एंड रेक्टेंगल्स। फिर ड्रॉ एंड वैलिडेट ट्रेंड लाइन यूजिंग स्विंग हाइज एंड लोज। ठीक है, अपन सीखेंगे कि चार्ट्स पे आपको कैसे डॉट्स को कनेक्ट करके जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाना है। ठीक है, अप्लाई टेक्निकल इंडिकेटर्स लाइक मूविंग एवरेज, एमएसीडी, आरएसआई एंड बॉलिंगर बैंड्स। मूविंग एवरेजेस आपको पता है दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है सिंपल मूविंग एवरेज और एक होता है ईएमए।
एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब बहुत लोगों ने, हो सकता है आप लोगों ने यूज करे हो एसएमए और ईएमए, लेकिन ईएमए जो है उसमें कभी भी ध्यान नहीं दिया होगा कि ईएमए क्या होता है, दोनों में एक डिफरेंस रहता है। एसएमए क्या होता है कि मूविंग एवरेज जो है प्राइस का, मतलब हर एक प्राइस को जो है इक्वली वेट दे देता है, राइट। जैसे कि पास में जो भी प्राइसेस है उसको भी इक्वल वेट देगा, और जो रिसेंट में प्राइसेस चल रहे हैं स्टॉक पे उसको भी इक्वली वेट देगा। लेकिन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो होता है, ठीक है, ईएमए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो क्या होता है कि रीसेंट प्राइसेस जो है, हाल फिलहाल में जो स्टॉक का प्राइस है उसको ज्यादा वेट देगा, और पास के प्राइसेस है उसको कम वेट देगा। ये होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और सिंपल मूविंग एवरेज। इसके अलावा अपन समझेंगे एमएसीडी, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, बॉलिंगर बैंड्स। बॉलिंगर बैंड्स आपने देखा होगा ऐसे होते हैं। बॉलिंगर बैंड्स कैसे होते हैं? ये मूविंग एवरेज चल रहा है स्टॉक का, इसके ऊपर एक लाइन रहती है, इसके नीचे एक लाइन रहती है, ठीक है। ये एक एक स्टैंडर्ड डेविएशन अवे रहता है, ठीक है। यानी कि सपोज एवरेज में एक स्टॉक चल रहा है 100, और एक स्टैंडर्ड डेविएशन दूर, स्टैंडर्ड डेविएशन अपन ने समझा हुआ है प्रीवियसली, है ना। एक स्टैंडर्ड डेविएशन टू मतलब कि यानी कि ऊपर में जो स्टॉक जा सकता है वो 110 जा सकता है, और नीचे में जो स्टॉक जा सकता है 90 जा सकता है, कुछ एक सर्टेन प्रोबेबिलिटी के साथ। ये बोलता है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ऐसे इंडिकेशन लाइन बन जाती है, राइट। ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, अपन चार्ट्स पे अप्लाई करके देखेंगे उसको, ठीक है। तो बॉलिंगर बैंड ये रहता है, ठीक है। अब जब अपन इंडिकेटर समझेंगे ना, हर एक चीज को अपन को ध्यान से समझना है। पहले अपने इंडिकेटर किस चीज से बना है वो समझेंगे, उसके बाद जो है अपन चार्ट पे अप्लाई करके उसको रियल लाइफ में यूज करके देखेंगे, राइट। तो ये है चैप्टर में। अब अपन चालू करते हैं इंट्रोडक्शन टू टेक्निकल एनालिसिस। रीड कर लेते हैं एक बार। टेक्निकल एनालिसिस इज मेथड ऑफ इवैल्यूएटिंग सिक्योरिटीज बाय एनालाइजिंग statistical trends gathered from trading activity, primarily price and volume। टेक्निकल एनालिसिस किस चीज का स्टडी है? बेसिकली ट्रेडिंग एक्टिविटी का। आप स्टैटिस्टिकल ट्रेंड्स एनालाइज कर रहे हो बेसिकली फ्रॉम प्राइस एंड वॉल्यूम। Unlike fundamental analysis, which focuses on company's financial health, technical analysis assumes that all the relevant information is already reflected in the price. फंडामेंटल एनालिसिस क्या चीज का स्टडी करता है? कंपनी के फाइनेंशियल्स का। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस क्या बोलता है कि प्राइस जो चल रहा है बाजार में वो ऑलरेडी हर एक चीज को इनकॉर्पोरेट करके बैठा हुआ है, वो कंपनी के फंडामेंटल्स को ऑलरेडी प्राइस में इनकॉर्पोरेट करके बैठा है। तो मैं कंपनी के फंडामेंटल्स अलग से क्यों पढूं, प्राइस को ही अच्छे से पढ़ लेता हूँ ना। ये बोल रहा है टेक्निकल एनालिसिस। कोर फिलोसॉफी एंड assumptions क्या है? प्राइस डिस्काउंट एवरीथिंग, ठीक है। जो भी प्राइस चल रहा है हर एक चीज उसमें डिस्काउंटेड है। ऑल नोन एंड अननोन इन्फॉर्मेशन सच एज इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल, साइकोलॉजी इज ऑलरेडी रिफ्लेक्टेड इन द मार्केट प्राइस। हर एक इन्फॉर्मेशन स्टॉक से रिलेटेड, कि उसका बिजनेस मॉडल, उसकी फ्यूचर अर्निंग्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल, साइकोलॉजिकल, वो हर एक चीज है प्राइस में ऑलरेडी रिफ्लेक्टेड है। फोकस ऑन सोलली ऑन प्राइस एंड वॉल्यूम एंड नॉट एक्सटर्नल फैक्टर्स। सिर्फ और सिर्फ प्राइस एंड वॉल्यूम पे फोकस है, और कोई एक्सटर्नल फैक्टर के ऊपर फोकस नहीं है कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, इस चीज के ऊपर स्टडी नहीं है। कंपनी का सीईओ क्या है, कंपनी ने सीईओ ने कुछ फ्रॉड वगैरह करा है, इस चीज के ऊपर कुछ भी स्टडी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ प्राइस एंड वॉल्यूम के ऊपर स्टडी है टेक्निकल एनालिसिस। प्राइस मूव्स इन ट्रेंड, मार्केट टेंड टू मूव इन आइडेंटिफाइबल ट्रेंड्स, अप डाउन और साइडवेज। मार्केट जो ट्रेंड है, मार्केट एक डायरेक्शन में ट्रेंड करता है, या तो अप में चलता है, ऊपर चलेगा, या साइडवे डाउन में चलेगा, या साइडवे चलेगा, ठीक है। अप में, साइडवे, या फिर डाउन में। वंस ट्रेंड इज एस्टैब्लिश्ड इज मोर लाइकली टू कंटिन्यू देन रिवर्स। एक बार जो ट्रेंड एस्टैब्लिश हो गया तो बहुत मुश्किल से जो है वो ट्रेंड रिवर्स होता है, ऐसा बोल रहे टेक्निकल एनालिसिस। हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, मार्केट बिहेवियर इज सिक्लिकल एंड ड्रिवन बाय ह्यूमन साइकोलॉजी, ठीक है। मार्केट का जो बिहेवियर है, मार्केट का बिहेवियर यानी कि मार्केट मतलब क्या, अपन सब लोग इन्वेस्टर मिलके मार्केट बनते हैं, तो मार्केट का जो बिहेवियर है वो रिपीट करता है, ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, और ह्यूमन जो है वो हिस्ट्री को रिपीट करते हैं, राइट। मार्केट बिहेवियर इज सिक्लिकल एंड ड्रिवन बाय ह्यूमन साइकोलॉजी। सिक्लिकल है, ऊपर नीचे होता है मार्केट, ठीक है, और ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। ह्यूमन साइकोलॉजी क्या, ग्रीड और फियर, ये दो के ऊपर बेस्ड है टेक्निकल एनालिसिस। पैटर्न फॉर्मेशन सीन इन द पास्ट टेंड टू रेकर अंडर सिमिलर कंडीशन। जो भी पैटर्न्स पहले फॉर्म हुए हैं वही सेम पैटर्न्स फॉर्म होंगे सिमिलर कंडीशन में,
राइट, ये बोलता है टेक्निकल एनालिसिस। इसके अलावा मार्केट एक्शंस इज प्रिडिक्टेबल टू अ डिग्री। मार्केट एक्शन जो है कुछ हद तक जो है प्रिडिक्टेबल है, ठीक है। While not infallible, recurring patterns and indicators offer probabilistic insights, ठीक है। इंडिकेटर्स के थ्रू अपन कुछ एक प्रोबेबिलिटी के साथ में अज्यूम कर सकते हैं कि स्टॉक जो है मोमेंटम कब कैच करेगा या कितना टाइम मोमेंटम में रहेगा या अप ट्रेंड में जाएगा कि डाउन ट्रेंड में जाएगा। इंडिकेटर्स के थ्रू अपन ये एनालाइज कर सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस ऑल अबाउट मैनेजिंग रिस्क, नॉट गारंटिंग आउटकम्स, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस किसके ऊपर बेस्ड है? सिर्फ और सिर्फ रिस्क मैनेज करने के ऊपर। इज अबाउट रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। रिस्क मैनेज करने के ऊपर है टेक्निकल एनालिसिस। कोई गारंटिंग आउटकम नहीं है इसका, ठीक है, कि ये सपोर्ट बनाया तो सपोर्ट ही रहेगा, ये रेजिस्टेंस बनाया तो रेजिस्टेंस ही रहेगा, ऐसा कुछ गारंटी नहीं है। राइट, रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर है टेक्निकल एनालिसिस। By studying chart patterns, indicators, traders aim to forecast future price movement and make a informed decisions, ठीक है। ट्रेडर्स चार्ट पैटर्न्स को स्टडी करके, इंडिकेटर को स्टडी करके जो है फ्यूचर प्राइस, फ्यूचर का क्या प्राइस होने वाला है, ठीक है, मोमेंटम किस वे होने वाला है उसका, वो एक्सपेक्ट करने की कोशिश करते हैं, प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। इट इज वाइडली यूज अक्रॉस एसेट क्लासेस फ्रॉम इक्विटी, करेंसीज, कमोडिटीज, क्रिप्टोज। क्रिप्टोज और कमोडिटी में तो मैं बोलूंगा कि बहुत हद तक जो है टेक्निकल एनालिसिस ही यूजफुल होता है, क्योंकि ये सब जो है कमोडिटी, क्रिप्टो, ये सब के कोई फंडामेंटल्स, राइट, ये तो प्राइस एंड सप्लाई के ऊपर बेस्ड है, डिमांड और सप्लाई के ऊपर बेस्ड है। तो इसमें जो आप स्टडी कर सकते हो टेक्निकल एनालिसिस ही स्टडी कर सकते हो, राइट। टेक्निकल एनालिसिस को ज्यादातर शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म स्ट्रेटेजीज के लिए यूज करा जाता है। लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी फंडामेंटल एनालिसिस को स्टडी करा जाता है। अब टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस के बीच में डिफरेंस क्या है? टेक्निकल एनालिसिस का फोकस क्या रहता है? प्राइस एक्शन को और मार्केट बिहेवियर का। अंडरस्टैंड द प्राइस एक्शन एंड मार्केट बिहेवियर। प्राइस एक्शन को और मार्केट बिहेवियर को समझो टेक्निकल एनालिसिस में। डिटरमाइन इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ एन एसेट। फंडामेंटल एनालिसिस में अपन किसी भी एक स्टॉक का इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते हैं कैश फ्लोज को डिस्काउंट करके। डेटा सोर्स के यहाँ पे हिस्टोरिक प्राइस एंड वॉल्यूम डेटा। कहाँ से डेटा आता है आपको टेक्निकल एनालिसिस स्टडी करने का? हिस्ट्री में जो आपका प्राइस रहा है, जो वॉल्यूम रहा है, वहां से आपको डेटा मिलता है टेक्निकल एनालिसिस करने का। यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस करने का डेटा आपको कहाँ से मिलता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मिलता है, इकोनॉमिक रिपोर्ट से मिलता है, इंडस्ट्री पब्लिकेशन से मिलता है, ठीक है, कंपनी रिपोर्ट से मिलता है। यहाँ से आपको डेटा मिलता है फंडामेंटल एनालिसिस करने का। टाइम होराइजन क्या है? शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म स्ट्रेटेजीज के लिए ज्यादा यूजफुल रहता है टेक्निकल एनालिसिस, और ये वाला जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के लिए फंडामेंटल एनालिसिस ज्यादा यूजफुल रहता है। टूल्स क्या क्या रिक्वायर्ड है? टूल्स क्या क्या आप यूज कर सकते हो टेक्निकल एनालिसिस में? आरएसआई, ठीक है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, मूविंग एवरेजेस, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, ठीक है, ऑन बैलेंस वॉल्यूम, ये भी एक इंडिकेटर होता है, अपन आगे समझेंगे इसके बारे में। वॉल्यूम के ऊपर बेस्ड रहता है बेसिकली। कैश फ्लो स्टेटमेंट देखते हैं अपन फंडामेंटल एनालिसिस में। डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड, ठीक है, वैल्यूएशन मेथड, स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। कोई कुछ भी अच्छे से, मतलब कुछ भी जो है भूलना नहीं है, बहुत अच्छे से सब कुछ समझाया हुआ है। कहीं पे भी अभी ऐसा लगे कि यार क्या बोल रहे हैं सर, तो जाके एक बार 2x की स्पीड पे जो है वीडियो देख लेना प्लीज, राइट। रेशियो एनालिसिस, पूरे के पूरे चैप्टर में रेशियो एनालिसिस पे कुछ नहीं भूलना है, वापस से जाके क्वेश्चंस करो और चैप्टर देख लो अगर ऐसा कुछ कंफ्यूजन लग रहा है, कुछ भूल रहे हो तो। assumptions, current market price captures all the information, trend is likely to continue, ठीक है। assumption क्या रहता है टेक्निकल एनालिसिस का? मार्केट जो अभी जो करंट प्राइस चल रहा है वो हर एक चीज को ऑलरेडी कैप्चर कर रहा है, और जो करंट ट्रेंड है वो कंटिन्यू होगा। एट टाइम्स मार्केट प्राइस में डेविएट फ्रॉम द इंट्रिंसिक वैल्यू। फंडामेंटल एनालिसिस क्या बोलता है? फंडामेंटल एनालिसिस जो अपन स्टडी कर रहे थे, मैंने एक मोमेंटम का बताया था कि मार्केट जो है फंडामेंटल एनालिसिस के अकॉर्डिंग क्लॉक के पेंडुलम जैसा मूव कर रहा है। यहाँ तो इधर रहेगा, ठीक है, यहाँ तो इधर रहेगा, ठीक है, यूं 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 जो घूमता रहता है, जैसा अपना पेंडुलम घूमता है ना, वैसे ही जो है मार्केट रहता है। यहाँ तो ओवर वैल्यूड रहेगा स्टॉक, यहाँ पर अंडर वैल्यूड रहेगा। एक फेयरली वैल्यूड होना जो है फंडामेंटल एनालिसिस के अकॉर्डिंग बहुत कम टाइम फ्रेम के लिए स्टॉक जो है फेयरली वैल्यूड होता है, ठीक है।
ऑब्जेक्टिव्स क्या है? फोरकास्ट प्राइस मूवमेंट्स एंड ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज। ट्रेडिंग टेक्निकल एनालिसिस का क्या एम क्या है कि प्राइस मूवमेंट्स को और ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज को फोरकास्ट करना, ठीक है, उसका एक्सप्लॉइट करना। अगर मार्केट जो है टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो है अप ट्रेंड में चल रहा है तो वो अप ट्रेंड में रहे, अब उसको उसमें जो है लॉन्ग पोजीशन बनाओ, राइट। ऐसी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढना, सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड करना, अगर रेजिस्टेंस आ रहा है तो पहले ही बेच, सपोर्ट आ रहा है तो पहले ही खरीद लो, राइट। आइडेंटिफाई फंडामेंटल एनालिसिस का क्या? आइडेंटिफाई अंडर वैल्यूड एंड ओवर वैल्यूड एसेट्स। अंडर वैल्यूड है तो खरीदो, ओवर वैल्यूड है तो बेचो। फॉलोड बाय टेक्निकल एनालिसिस कौन कौन फॉलो करता है? ट्रेडर्स, चार्टिस्ट, स्पेकुलेटर्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स, ये सब जो है टेक्निकल एनालिसिस फॉलो करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस कौन कौन फॉलो करता है? फंड मैनेजर्स, पोर्टफोलियो मैनेजर्स, वैल्यू इन्वेस्टर्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो है फंडामेंटल एनालिसिस फॉलो करते हैं। अपन को देखना है चार्ट के टाइप्स। 15.2 चार्ट का टाइप देखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? चार्ट पे जाओ और चार्ट के टाइप्स देख लो, ठीक है। चार्ट पे चलते हैं। सबसे पहले तो अपन को स्टडी करना है लाइन चार्ट। ये है आपका लाइन चार्ट, सबसे सिंपल, सबसे सोबर, कुछ भी नहीं है इसमें। जो भी प्राइस जो प्लॉट हुए हैं, एक मिनट, जो भी प्राइस प्लॉट हुए हैं वो आपका क्लोजिंग बेसिस पे प्लॉट हुए हैं, ठीक है। ये जो भी प्राइजेस चल रहे हैं, जैसे यहाँ पे जो प्राइस है सपोज 1570 है, यहाँ पे जो प्राइस है 1560 है, तो ये जो प्राइजेस है क्लोजिंग प्राइजेस है, ठीक है। ये डे वाइज कराओ, राइट। ये क्यों यूज होते हैं? लाइन चार्ट क्यों यूज होता है? काफी सिंपल है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड इस पे इजीली दिख जाता है। नहीं, देखो लॉन्ग टर्म में तो स्टॉक बुलिश ही है, एक दिख रहा है आप, ऊपर ही जा रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड इजीली दिख जाता है, सिंपल है। तो इसलिए लाइन चार्ट है आपके पास, क्लोजिंग प्राइसेस बता रहे हैं। कुछ ड्रॉबैक्स क्या हो सकते हैं लाइन चार्ट के? कोई पैटर्न वगैरह ऑब्जर्व कर पा रहे हो क्या वाले चार्ट? कोई पैटर्न वगैरह ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे, कुछ वॉल्यूम वगैरह जो है ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो इतना ज्यादा डेटा शो नहीं करता है लाइन चार्ट, ये ड्रॉबैक है। इसके बाद अपन को देखना है बार चार्ट। बार चार्ट देख लेते हैं। ये बार चार्ट है, ग्रीन कैंडल कब बनेगी? ये ओपन होगा, ये क्लोज होगा, ठीक है, ओपन नीचे होगा, क्लोज ऊपर होगा, तो ग्रीन कैंडल बनेगी, ये हाई होगा, ये लो होगा। अब बार चार्ट क्या होता है? डेटा तो हर चीज बता रहा है, डेटा तो पूरा बता रहा है, मतलब कि जैसे सपोज जितनी लंबी कैंडल है उतना ज्यादा वॉल्यूम है, जितना ज्यादा वॉलेटाइल है स्टॉक, ठीक है, जितना लंबी कैंडल उतना ज्यादा स्टॉक ऊपर नीचे हुआ है, उतना ज्यादा वॉलेटाइल है। वॉल्यूम तो नहीं बता, लेकिन वॉलेटाइल बता रहा है, राइट। तो वॉलेटिलिटी बता रहा है स्टॉक, ये अपना बार चार्ट। इसके अलावा जो है ओपन हाई लो क्लोज बता ही रहा है, लेकिन इसमें जो है आपका बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न्स, बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न्स, चार्ट पैटर्न्स को समझना क्या इतना इजी हो पा रहा है? क्या इतनी क्लियरली विजिबल है क्या यहाँ पे? नहीं है विजिबल। अभी तो है जो है बार चार्ट इतना ज्यादा यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये है आपका बार चार्ट। फिर उसके बाद आता है सबसे पॉपुलर आपका कैंडलस्टिक चार्ट। कैंडलस्टिक चार्ट में तो आपको हर चीज दिख जाती है, सबसे ज्यादा पॉपुलर यही है। कैंडलस्टिक चार्ट में देखो आपको कितना क्लियरली हर एक चीज विजिबल है, हर एक डेटा पॉइंट आपको कितना क्लियरली विजिबल है, ओपन हाई लो क्लोज इजीली विजिबल है, चार्ट पैटर्न्स इजीली विजिबल है, ठीक है। ये देखो सॉर्ट ऑफ एनगल्फिंग हो रहा है, सॉर्ट ऑफ एक बुलिश ट्रेंड बन रहा है, यहाँ पे क्लियरली विजिबल है, ठीक है। तो डेटा जो है कैंडलस्टिक चार्ट्स में कितना इजीली विजिबल है, इसलिए जो है सबसे ज्यादा पॉपुलर है कैंडलस्टिक पैटर्न्स। यहाँ पे जो है गैप अप हुआ है, इजीली दिख रहा है, राइट। तो ये है कैंडलस्टिक चार्ट। कैंडलस्टिक चार्ट तो कुछ बताने की जरूरत नहीं, पहले भी अपन ने सीखा ही हुआ कैंडलस्टिक चार्ट। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इजीली ड्रॉ हो सकता है यहाँ पे,
अपन को जो देखना है मेन, वो देखना है अपन को पॉइंट एंड फिगर चार्ट, एक्सओ एक्सओ एक्सओ। ठीक है, पहले अपन ने बचपन में सबने खेला एक्सओ एक्सओ एक्सओ। ठीक है, वही है ये चार्ट। एक्स मतलब क्या होता है कि प्राइस जितना ऊपर जाएगा तो एक्स 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 बनता जाएगा, और ओ कब बनता जाएगा, जैसे जैसे प्राइस नीचे जाएगा वैसे वैसे ओ बनता जाएगा। यानी कि सपोज देखो यहाँ पे प्राइस जैसे जैसे ऊपर जाएगा, मैंने यहाँ पे इसको जो है 1% पे सेट करके रखा हुआ है, और रिवर्सल पैटर्न 3% बता रहा हूँ। उसका मतलब क्या है, अगर रिलायंस जो है 1% ऊपर जाएगा तो यहाँ पे एक्स बन जाएगा, फिर 1% ऊपर जाएगा एक्स बन जाएगा, फिर 1% ऊपर जाएगा एक्स बन जाएगा, 1% एक्स 1%। लेकिन रिवर्स कब आएगा, वो कब बनना चालू होंगे, जैसे ही रिलायंस जो है 3% गिर जाएगा अपने हाई से। यहाँ से अगर सपोज रिलायंस 3% गिर गया, 3% फॉल हो गया, तो यहाँ पे फिर एक रिवर्सल पैटर्न फॉर्म होगा यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट से। ठीक है, नेक्स्ट एक आपका वर्टिकल लाइन बनेगी, और यहाँ पे जो है आपका एक इनवर्स पैटर्न फॉर्म होगा कब, जब रिलायंस जो है यहाँ से 3% गिर जाएगा तो एक रिवर्सल पैटर्न फॉर्म होगा। अब ये वाले पैटर्न में देखो, एक्स एंड ओ वाले पैटर्न में आपको जो है क्लियरली दिख रहा है कि सॉर्ट ऑफ एक सपोर्ट बना हुआ है। ठीक है, सपोर्ट यहाँ पे एक दिख रहा है, सपोर्ट बना हुआ है। राइट, तो यहाँ पे आप देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड करना कितना ज्यादा इजी होता जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या आपको एक नॉइज दिख रही है क्या, कभी गैप अप हो रहा है, कभी गैप डाउन हो रहा है, कभी ये हो रहा है, कभी वो हो रहा है, राइट, वो सब भी आपको नहीं दिख रहा। कितना क्लियर मोमेंटम में दिख रहा है कि यहाँ पे अगर स्टॉक ने एक्स बनाया है तो कितना ऊपर गया उसके बाद। ठीक है, अगर यहाँ पे एंट्री ले लेते तो कितना एक अच्छा अपसाइड मिल जाता। ठीक है, तो ये जो आपको क्लियरली मोमेंटम शो करता है एक्स एंड ओ। इसके अलावा एक चीज इसमें क्या है कि ज्यादातर जो एक्सो एक्सो वाले पैटर्न्स है ना, प्रैक्टिकल लाइफ में बोल रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ज्यादा प्रेफर करते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है टाइम को बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करा जाता। टाइम यहाँ पे कोई कंसिडरेशन है ही नहीं, ना वॉल्यूम है। सिर्फ और सिर्फ एक्स एंड ओ वाले चार्ट में आपका प्राइस एंड वो वाले चार्ट में यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है प्राइस के ऊपर फोकस है। वो ना वॉल्यूम को इतना ज्यादा कंसिडरेशन दिया है, ना ही आपके दूसरी चीजों को कंसिडरेशन दिया है। राइट, सिर्फ और सिर्फ आपका प्राइस पे फोकस है। जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाएगा वैसे वैसे आपके एक्स बनते जाएंगे, जैसे जैसे प्राइस आपका 3% से या रिवर्सल पैटर्न फॉर्म हुआ है, वहां से आपका जो है वो बनना चालू हो जाएगा। तो कितना क्लियरली जो है मोमेंटम विजिबल है। तो ये है यहाँ पे ये वाले चार्ट में। इसके अलावा इसका मैंने एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, कभी ये समझ नहीं आया हो कि रिवर्सल पैटर्न का फॉर्म होगा। ठीक है, तो अपन एक एग्जांपल के थ्रू भी समझ लेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका प्राइस एंड फिगर चार्ट। इसका आपके बाद है रैंको चार्ट, स्टडी कर लो रैंको चार्ट। रैंको चार्ट में भी आप देखो कि टाइम को कंसिडरेशन बिल्कुल भी नहीं दिया जाता, लेकिन यहाँ पे भी देखो मोमेंटम कितना क्लियरली विजिबल है। रैंको चार्ट क्या बोलता है, ये देखो क्लियरली मोमेंटम विजिबल है। अगर यहाँ पे कभी आपने एंट्री ले ली होती, कितना जो है इजीली आप जो है इतना बड़ा मूव कैप्चर कर पाते हैं। अब एक आप कैंडलस्टिक पैटर्न आप कर पाते हैं क्या? बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा नॉइजी है ना कैंडलस्टिक पैटर्न। इसमें तो ज्यादा नॉइस नहीं है, ये भी टाइम को कंसिडर नहीं करता है। ये हर एक ब्रिक फॉर्म होती जाती है, इसको जो है ना ये ब्रिक बोलते हैं। जैसे जैसे प्राइस जो है ऊपर जाएगा वैसे वैसे जो है एक ब्रिक फॉर्म होती जाएगी। अब प्राइस किस हिसाब से मूव होगा वो आप अपने हिसाब से यहाँ पे चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने फॉर्म करा हुआ है एटीआर, यानी कि एवरेज ट्रू रेंज। ये यहाँ पे क्या होता है कि वो अपने आप डिटेक्ट कर लेता है कि रिलायंस की क्या एक्चुअल रेंज है, उस हिसाब से जो है मूवमेंट डिसाइड कर लेता है। जैसे यहाँ पे डिसाइड करा हुआ है 25, लेकिन आप इसको परसेंटेज में भी कर सकते हो। ठीक है, इसकी सेटिंग चेंज करके आप परसेंटेज में भी इसको चेंज कर सकते हो। यानी कि जब रिलायंस सपोज इसे परसेंटेज में कर दिया, अगर 1% कर दिया, जैसे जैसे रिलायंस जो एक एक परसेंट ऊपर तक चलता जाएगा ना, वैसे वैसे ब्रिक फॉर्म होती जाएगी ऊपर की साइड में।
रिवर्स कब होगा? रिवर्स कब होगा? जब रिलायंस का जो है 2% से ज्यादा गिरेगा ना, तब जो एक रिवर्सल पैटर्न फॉर्म होगा। ऐसा जैसे उसमें क्या हो रहा था, एक्सएनओ वाले में 3 टाइम्स का देखा जा रहा था मैं कि सपोज अगर स्टॉक जो है 10-10 रुपए से बढ़ रहा है तो 30 रुपए अगर गिरेगा तो जाके एक ओ फॉर्म होगा, या 1-1% से बढ़ रहा है अगर 3% गिरेगा तो ओ फॉर्म होगा। यहाँ पे टू टाइम्स का ये सब कि अगर रिलायंस का प्राइस जो 1-1% से बढ़ रहा है तो अगर 2% जब होगा तभी एक रिवर्सल पैटर्न फॉर्म होगा। ठीक है, तो इसकी भी यही खास बात है कि जो है आपका प्राइस को ही सिर्फ कंसिडर करा जाता है, वॉल्यूम पे तो ज्यादा फोकस नहीं है, टाइम पे तो ज्यादा फोकस नहीं है। राइट, कोई फोकस है ही नहीं टाइम पे, टाइम को कंसिडर ही नहीं करते, वॉल्यूम को कंसिडर ही नहीं करते। इसके अलावा जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना देख रहे हो कितना इजी है, यहाँ पे अलग ही दिख रहा है सपोर्ट है। ठीक है, यहाँ पे अलग ही दिख रहा है, एक अप ट्रेंड में जा रहा है स्टॉक। ठीक है, तो मोमेंटम फाइंड करना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करना, ये जो है रेनको चार्ट में भी काफी ज्यादा इजी है। इसके अलावा आपका है एक हेल्किन-आशी चार्ट। हेल्किन-आशी चार्ट्स भी सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक चार्ट ही है, लेकिन इसमें भी क्या हो रहा है कि जो बीच में आपका गैप अप्स गैप डाउन्स जो नॉइस क्रिएट हो रही थी उसको भी इग्नोर करने की कोशिश करी गई है यहाँ पे हेल्किन-आशी चार्ट्स में। ये बेसिकली कैंडलस्टिक चार्ट ही है, लेकिन इसमें क्या हुआ है कि आपके मूविंग एवरेजेस को कंसिडर करा गया। ठीक है, एक सॉर्ट ऑफ मूविंग एवरेज ही इसमें इनकॉर्पोरेटेड ही है। जैसे मूविंग एवरेज क्या करता है कि चीजों को स्मूथ बना देता है ना, वैसे ही आपका एक हेल्किन-आशी चार्ट है। देखो जैसे मैं अगर यहाँ पे नॉर्मल कैंडलस्टिक चार्ट कर दूं और यहाँ पे मैं एक मूविंग एवरेज लगा दूं, सिंपल नॉर्मल मूविंग एवरेज, ये देखो ऐसा 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 ऐसा, ये इसके ऊपर ही सपोज वो जो कैंडलस्टिक बन रही है हेल्किन-आशी चार्ट्स में, इसके ऊपर ही कैंडलस्टिक बन रही है, तो उसको चार्ट को एक तरीके से स्मूथ करने की कोशिश करी गई है और एक क्लियर ट्रेंड दिखाने की कोशिश करी गई है हेल्किन-आशी चार्ट्स में। तो ये है हेल्किन-आशी चार्ट्स। ये भी क्या होता है कि एक बार ये वाले चार्ट्स अगर आपने यूज कर लेते हैं हेल्किन-आशी चार्ट्स, ठीक है, इसके अलावा अपना रैंको चार्ट्स, पॉइंटेड फिगर चार्ट्स, तो एक बार क्या होता है कि आप अगर एक बार ट्रेंड जो है इसमें फाइंड आउट करना बहुत ईजी है, या फिर ट्रेंड अगर आपको एक अच्छा ट्रेंड मिल गया है, ठीक है, तो उसमें बने रहना काफी ज्यादा ईजी है ये वाले चार्ट्स। लेकिन कैंडलस्टिक चार्ट में क्या होता है कि एक बार अगर अच्छा ट्रेंड मिल गया तो उसमें हो सकता है कि कुछ फॉल्स ब्रेकआउट्स वगैरह आ जाए, कुछ ऐसा कुछ हो जाए। ठीक है, तो जो ट्रेडर्स होते हैं ना वो काफी ज्यादा इजीली नॉइस से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और मोमेंटम खो देते हैं या जल्दी बाहर कर देते हैं एक ट्रेड। लेकिन ये वाले चार्ट्स में क्या होता है कि अगर आपको एक अच्छा मोमेंटम मिल गया, तो अच्छा ट्रेंड मिल गया, तो अगर ये वाले चार्ट्स को अगर कोई ट्रेडर यूज कर रहा है तो वो उस ट्रेंड में इजीली बना रहता है, कुछ फॉल्स ब्रेकआउट से इतना ज्यादा डाइवर्ट नहीं होता है या फॉल्स ब्रेकआउट से परेशान होकर एग्जिट नहीं कर लेता है ट्रेड। तो ये रहते हैं आपके 3 चार्ट्स। अब एक बार अपन रीड कर लेते हैं। लाइन चार्ट, दिस टाइप ऑफ चार्ट यूजेस क्लोजिंग प्राइसेस ओवर टाइम एज अ कंटिन्यूअस लाइन। ठीक है, क्लोजिंग प्राइसेस को लेता है लाइन चार्ट। दिस आइडियली सूटेड फॉर क्विक ट्रेंड विजुअलाइजेशन एंड लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। ठीक है, एक क्विक ट्रेंड मिल जाता है लाइन चार्ट से और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए लाइन चार्ट होता है। इट डज नॉट कैप्चर इंटरडे प्राइस मूवमेंट ओपन हाई लो। लाइन चार्ट में बिल्कुल भी आपको ओपन हाई लो क्लोज कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ क्लोजिंग प्राइस प्लॉट होते हैं उस लाइन चार्ट। ये लाइन चार्ट का दिया हुआ है फिगर। उसके अलावा बार चार्ट शोज ओपन हाई लो क्लोज प्राइसेस फॉर अ गिवन टाइम। बार चार्ट में आपको सब कुछ मिलता है, ओपन हाई लो क्लोज प्राइस, बेस्ट suited फॉर डिटेल प्राइस एक्शन एनालिसिस आइडेंटिफाइंग वोलेटिलिटी। डिटेल प्राइस एक्शन मिल जाता है आपको बार चार्ट में। ठीक है, इसके अलावा वॉलेटिलिटी भी आपको पता लग जाती है, जितनी बड़ी कैंडल होगी, जितना बड़ा है बार होगा उस हिसाब से उतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी, अगर छोटा बार है तो कम वॉलेटिलिटी, अगर बड़ा बार ज्यादा वॉलेटिलिटी है। हाईलाइट द प्राइस रेंज एंड डायरेक्शनल बेसिस, आपको प्राइस रेंज और डायरेक्शनल बेसिस बता देता है। फिर उसके अलावा है आपके पास कैंडलस्टिक चार्ट। दिस क्वाइट सिमिलर टू बार चार्ट बट विजुअली मच क्लियर एंड यूजेस कैंडल्स टू शो द ओपन हाई लो क्लोज प्राइस। विजुअली जो है कैंडलस्टिक चार्ट जो है काफी ज्यादा अपीलिंग है, काफी ज्यादा अच्छा लगता है एज कम्पेयर टू बार चार्ट। इट इज बेस्ट सुटेड फॉर आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स लाइक डोजी, हैमर, एनगल्फिंग एंड मार्केट साइकोलॉजी। सबसे बेस्ट है कैंडलस्टिक चार्ट अगर आपको चार्ट पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना है, इंट्राडे ट्रेडिंग वगैरह आपको करना है, ठीक है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अगर आपको करना है तो कैंडलस्टिक चार्ट ही आपको सूटेबल रहेगा, क्योंकि वहां पे आपको जो है डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने में हेल्प हो जाती है, जैसे कि दोजी, हैमर, एनगल्फिंग पैटर्न्स जो है आप इजीली
फाइंड आउट कर सकते हो कैंडलस्टिक चार्ट में। ये वाले जो पैटर्न से आप दूसरे रेनको चार्ट्स में, ठीक है, प्राइस वाले चार्ट में, वो एक्स एंड ओ वाले चार्ट में, वो वाले में आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो, ठीक है, हल्की राशि चार्ट्स में इतना ज्यादा इजी नहीं है ये वाले पैटर्न्स फाइंड आउट करना। इट यूजेस कलर कोडेड बॉडीज टू इजीली आइडेंटिफाई इंटरप्रेट ट्रेंड्स, ठीक है, कलर कोडेड बॉडीज को जो है यूज करता है ये वाला चार्ट, मतलब कि रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल को यूज करता है। ठीक है, ये है कैंडलस्टिक। अब अपन देख रहे हैं पॉइंट एंड फिगर। पॉइंट एंड फिगर चार्ट है, मैं इसका पता नहीं नाम क्यों बार बार भूल जाता हूँ, पॉइंट एंड फिगर चार्ट। ओनली फोकस ऑन प्राइस मूवमेंट एंड इग्नोर्स टाइम एंड वॉल्यूम, ठीक है। पॉइंट एंड फिगर चार्ट की सबसे बड़ी बात क्या है, एग्जाम में भी ये आ सकती है कि प्राइस को ही कंसिडर करता है और टाइम एंड वॉल्यूम को इग्नोर कर देता है बिल्कुल भी ये वाला चार्ट। इट इज वाइडली यूज्ड फॉर आइडेंटिफाइंग ब्रेकआउट लेवल्स एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन्स, ठीक है, सबसे ज्यादा यूज क्यों होता है वाला चार्ट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना। देखा अपन ने कि सपोर्ट फाइंड आउट करना तो कितना इजीली आपको विजिबल, मतलब कि कोई ट्रेंड लाइन वगैरह भी ड्रॉ करने की जरूरत, ठीक है, इजीली आपको दिख रहा है कि क्या सपोर्ट। It filters out noise and is ideal for long term trend lines, long term trend analysis, ठीक है। नॉइस जो चल रही है बाजार में, ठीक है, कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो बाजार होता ही रहता है, ठीक है, 5-10 पॉइंट 15-20 पॉइंट जो ऊपर नीचे है वो बाजार होता ही रहता है, वो नॉइस है एक तरीका, ठीक है। प्राइस एंड वो सप्लाई एंड डिमांड की वजह से थोड़ा बहुत जो है ऊपर नीचे स्टॉक होता ही रहता है, होता ही रहता है। किसी ने बड़ा ऑर्डर मारा तो स्टॉक जो है 2% ऊपर चला जाएगा, किसी ने बड़ा सेल ऑर्डर डाला स्टॉक जो है 2% नीचे जाएगा। ये सब नॉइस को जो है प्राइस एंड पॉइंट एंड फिगर चार्ट जो है इग्नोर कर देता है, राइट। तो एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड एनालिसिस के लिए यूजफुल रहता है पॉइंट एंड फिगर चार्ट। इसमें अपन को रिवर्सल मूवमेंट देखना था कि रिवर्सल मूवमेंट ये वाले चार्ट में कैसा होता है, ठीक है। तो सपोज कोई स्टॉक है 500 रुपए पे है, बॉक्स साइज है इसका 10 का, यानी कि एक्स अगर 10 रुपए ऊपर बढ़ा तो एक्स बनेगा, राइट। और रिवर्सल है 3 बॉक्सेस का, यानी कि पॉइंट एंड फिगर चार्ट में जो बाय डिफॉल्ट जो रिवर्सल होता है वो 3 बॉक्सेस का होता है, राइट। जैसे समझो अगर प्राइस 500 से 510 हुआ तो एक एक्स बनेगा, 525 हुआ तो भी आपका एक्स बनेगा, ठीक है। अगर सपोज प्राइस मूव्स टू 525 तो क्या होगा, सेकंड पे जो है 520 पे आप एक एक्स बनाओगे। जैसे सपोज 500 पे था स्टॉक, 510 पे हुआ तो आप एक एक्स बनाओगे, 520 पे हुआ मतलब 525 पे भी अगर स्टॉक गया है तो भी जो एक्स बनेगा ना वो 520 पे ही बनेगा। समझ रहे हो बात को, ऐसा नहीं होगा एक्स जो है 525 पे प्लॉट होगा, वो एक्स जो है 520 पे ही बनेगा। फिर उसके बाद स्टॉक जो है सपोज 540 पे गया तो 530 पे एक एक्स बनेगा और 540 पे एक एक्स बनेगा। सपोज 525 से स्टॉक जो है सीधा 530 गया तो कैसे बनेगा, 510 पे एक एक्स था, फिर उसके बाद 520 पे एक एक्स था, लेकिन स्टॉक प्राइस जो था जो 525 था, 525 पे एक्स नहीं बना। 525 से स्टॉक जब गया 540 गया तो यहाँ पे जो एक्स बनेगा ना 530 पे एक एक्स बनेगा और 540 पे एक एक्स बनेगा, ठीक है, ऐसा होगा। प्राइस ड्रॉप्स टू 535, अब सपोज 540 से जो स्टॉक हो गया वो हो गया 535, तो इस चीज को कंसिडर करना है क्या, क्या मैं एक ओ बना दूं यहाँ पे 535 हो गया नहीं, हो सकता है वो नॉइस हो, एक बड़ा सेल ऑर्डर हो नॉर्मली, राइट, वो एक नॉइस है उसको इग्नोर करना है। प्राइस फॉल्स टू 530, प्राइस अगर 530 तक गिर गया तो भी में क्या है 10 रुपए गिर गया, अब तो वो बना देना चाहिए, लेकिन नहीं, वो भी हो सकता है कि फॉल्स हो, ठीक है, फॉल्स आपका ब्रेकडाउन, उसको भी इग्नोर करना है। जब तक स्टॉक जो है अपने हाई से, जो भी आप टिक साइज ले रहे हो, अगर 10 रुपए का टिक साइज ले रहे हो अगर, और उसका 3 गुना नहीं गिर रहा है, तब तक आप उसको एक रिवर्सल ट्रेंड नहीं मानोगे। यानी कि सपोज यहाँ पे स्टॉक जो है 540 तक गया हुआ है, लेकिन अगर जब तक वो 30 रुपए यहाँ से गिर नहीं लगा, वो 510 नहीं आ रहा, तब तक आप एक रिवर्सल नहीं मानोगे, ऐसा। रिवर्सल ट्रिगर्स प्राइस फॉल्स टू 510, जब 510 गिरा, स्टॉक गिरा, तब आप उसको रिवर्सल मानोगे, ठीक है। तब आप क्या करोगे, अगर 510 गिरा तो आप कंटिन्यूस 3 ओ बना दोगे, 510 गिरा
तो कंटिन्यूस 3 वो गिर जाएंगे। अगर 510 से फिर 500 हो गया तो फिर आप एक और वो ऐड कर दोगे, ठीक है। तो ऐसा मोमेंटम फॉलो होता है। अब 510 आ गया, अब उसके बाद सपोज 505 तक गिर गया स्टॉक, तो आप क्या करोगे, 500 पे ड्रॉ करोगे, सॉरी 495 गिर गया अगर स्टॉक, तो आप 500 पे एक और ड्रॉ करोगे, ठीक है। 495 पे ड्रॉ करोगे, अगर 500 495 तक गिरा है तो 500 पे आप एक और ड्रॉ। अब स्टॉक का इसका रिवर्सल पैटर्न कब फॉर्म होगा भाई, ये बताओ आप। अब सपोज 495 स्टॉक चलेंगे, तो इसका रिवर्सल पैटर्न कब फॉर्म होगा, जब ये स्टॉक जो है यहाँ से 3 क्रॉस जब तक ऊपर नहीं जाए, यानी कि सपोज 500 से जब तक स्टॉक जो है 530 नहीं जाएगा, तब तक अपन एक रिवर्सल नहीं मानेंगे। जैसे ही स्टॉक जो है 530 जाएगा, यहाँ पे अपन एक्स एक्स ड्रॉ करना चालू कर देंगे। जैसे 530 गया, यहाँ पे 3x बन जाएंगे, फिर ऊपर एक 540 गया तो फिर यहाँ पे एक एक्स। तो ऐसे वाला चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन होता है पॉइंट एंड फिगर चार्ट में। अब देखो यहाँ पे तो जो है सिर्फ इतना सा दिया हुआ है। अब यहाँ पे ना तो आपको चार्ट पैटर्न्स को एक्चुअली यूज करना आएगा, और ना ही मुझे आइडिया है कि किस हिसाब से जो है यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है, क्योंकि पहली बार ये वाला चैप्टर इंट्रोड्यूस हुआ है। तो मेरी ये कोशिश है कि कुछ 2-4 चीजें एक्स्ट्रा पढ़ के चली जाए, वो ज्यादा सेफ है, रियल लाइफ में भी काम आएगी और एग्जाम में भी काम आ सकती है। दैट्स व्हाई जॉब में थोड़ी एक्स्ट्रा ही पढ़ के जाएंगे ये वाला चैप्टर। रैंको चार्ट में भी ऐसे ही होता है कि रिवर्सल पैटर्न फॉर्म होता है, जैसे ये वाले एग्जांपल में अपन देखा ना, सेम एग्जांपल में रैंको चार्ट में फॉलो होता है, लेकिन उसमें जो है 2x का देखा जाता है। मतलब कि जैसे अपन यहाँ पे देखा 3 गुना जब है तो अब जाकर रिवर्सल पैटर्न बना, यहाँ पे 2 गुना में ही होता है, जो है रिवर्सल पैटर्न फॉर्म हो जाता है। इट यूजेस फिक्स्ड प्राइस मूवमेंट, ठीक है, फिक्स्ड प्राइस मूवमेंट होता है यहाँ पे भी, ब्रेक्स होते हैं, ठीक है, रेदर देन टाइम इंटरवल्स। यहाँ पे भी जो है फिक्स्ड प्राइस मूवमेंट के ऊपर ब्रेक फॉर्म होती है। इट इज बेस्ट सुटेड फॉर गेटिंग क्लैरिटी ऑन ट्रेंड्स एंड मोमेंटम ट्रैकिंग। बेस्ट सुटेड का के लिए ट्रेंड की क्लैरिटी, आपको एक ट्रेंड की क्लैरिटी मिल जाती है। अगर अप ट्रेंड चल रहा है तो कंटिन्यूस चलता जा रहा है, ठीक है, डाउन ट्रेंड चल रहा है तो एक कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड आपका चलता जाता है। मोमेंटम ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के लिए वाला रैंको चार्ट काफी ज्यादा सूटेबल है। इट स्मूदन्स आउट एंड माइनर फंक्शनिंग एंड इज गुड फॉर ट्रेलिंग स्टॉप स्ट्रेटेजीज, ठीक है। माइनर फ्लक्चुएशंस जो होते हैं बाजार में, ठीक है, 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे तो उसको ये वाला चार्ट भी जो है रैंको चार्ट भी इग्नोर कर देता है। और गुड फॉर ट्रेलिंग स्टॉप स्ट्रेटेजीज, ठीक है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए जो स्ट्रेटेजीज होती है उसके लिए भी रैंको चार्ट काफी ज्यादा सूटेबल है। उसके बाद है आपका हेल्किनाशी चार्ट्स। इट इज एडजस्टेड कैंडलस्टिक्स दैट एवरेज प्राइस डेटा टू रिड्यूस नॉइसेस, ठीक है, सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक चार्ट्स विद अ मूविंग एवरेज है ये वाला हेल्किनाशी चार्ट्स। एडजस्टेड कैंडलस्टिक्स दैट एवरेज प्राइस डेटा एंड रिड्यूस नॉइसेस, इसमें भी जो है नॉइस रिड्यूस हो जाती है। जो फालतू की थोड़ी बहुत चीजें फ्लक्चुएशंस है जो कुछ काम के नहीं है, लेकिन कैंडलस्टिक पैटर्न में क्या होता है, कैंडलस्टिक चार्ट्स में कुछ ना कुछ एक पैटर्न फॉर्म कर ले उस वजह से हो सकता है, तो वो चीजों को हेल्किनाशी चार्ट्स इग्नोर कर देते हैं। gives a lot of visual clarity and is ideal for trend following strategies, ठीक है, क्लियर स्ट्रेटेजीज, इससे क्लियर मोमेंटम स्ट्रेटेजीज पता लग जाती है आप क्या ट्रेंड फॉलो हो रहा है, ठीक है, देखो कितना क्लियरली पता लग रहा है। चार्ट में देखें, चार्ट में भी हल्की राशि चार्ट से अभी लगा हुआ है, तो देखो कितना क्लियर दिख रहा है। एक बार ग्रीन कैंडल बनी तो ग्रीन कैंडल ही बनती, ठीक है। एक बार अगर रेड कैंडल बनी तो ज्यादातर देखो रेड कैंडल ही बनती गई। फिर एक बार ग्रीन कैंडल बनी तो देखो ग्रीन कैंडल ही बनती, ठीक है। एक बार रेड कैंडल बनी, देखो रेड कैंडल 4-5-6 रेड कैंडल बनी। तो ये वाले चार्ट्स में अगर सपोज आपने यहाँ पे शॉर्ट कर लिया होता एक आध लॉट फ्यूचर का, ठीक है, सपोज 1289 पे आपने शॉर्ट करा होता और 20-30 पॉइंट तो आपको कहीं नहीं गए ना, 1247 पे आपने कवर कर लिया होता, ठीक है। सपोज आपने 30-40 पॉइंट निकाल लिए, 500 का लॉट साइज है, 15,000 20,000 आपके यूं ही बन जाते हैं, राइट। लेकिन इसमें भी क्या है कि आपको जो है जब आपके पास में सौदा पड़ा होगा बाजार में, ठीक है, तो आपको उसको घड़ी घड़ी खोल के देखना नहीं है, उसको एक थोड़े दिन के लिए 10-15-20-25 दिन के लिए खड़े करना है। हर 2 मिनट में चेकआउट चेक इन करोगे ना, या हर 2 मिनट में अंदर बाहर करने की कोशिश करोगे ना ट्रेड की, तो आपको लॉस हो। लेकिन आप 15-20 दिन 25 दिन रखोगे ना ये चार्ट के अकॉर्डिंग, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको फायदा ही होगा। पेशेंस रखना पड़ेगा, राइट। तो ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजी इससे आपकी बन सकती है हल्के नैशी चार्ट से। इट हेल्प्स द ट्रेडर टू रिमेन लॉन्गर इन द ट्रेड बाय फिल्टरिंग आउट द विपसॉस। यही बोला मैंने अभी कि ट्रेडर को जो है एक लंबे ट्रेंड में बने रहने के लिए हेल्पफुल रहता है, ठीक है, नॉइज से परेशान नहीं होता। तो यह है आपका हेल्की नाशी चार्ट्स, ठीक है। तो अपन ने ये वाले लेक्चर में सीखा है
चार्ट पैटर्न्स और आपका टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस के बीच का डिफरेंस और इंट्रोडक्शन टू टेक्निकल एनालिसिस और क्या assumptions क्या फिलोसॉफी रहती है, एक चैप्टर का ओवरव्यू लिया। अपन नेक्स्ट अपन लेक्चर में देखेंगे, अपन डाउ थ्योरी देखेंगे, इसके अलावा प्राइमरी ट्रेंड सेकेंडरी ट्रेंड देखेंगे, रिवर्सल पैटर्न देखेंगे। जो मैं बोल रहा हूँ आपको जो मेन मजा आएगा ना, वो आपको मजा आएगा मोमेंटम इंडिकेटर्स में, ठीक है। ये मूविंग एवरेज जैसे एमएसीडी आरएसआई, इसमें काफी ज्यादा मजा आएगा। अपन कम से कम 2 से 3 स्टॉक्स को अलग अलग एनालाइज करेंगे ये वाले इंडिकेटर्स को लगा के, और हो सका, गारंटी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हो सका तो अगले दिन अपन प्राइस भी खोलेंगे बाजार, ठीक है, और देखेंगे कि अपन ने जो गेस करा था मोमेंटम इंडिकेटर्स के अकॉर्डिंग क्या वो प्राइस एक्चुअली निकले, ठीक है। वो सब अपन करेंगे, मजा आएगा, ठीक है। तो ये लेक्चर से कोई रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल पूछ लेना, बाकी तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।